अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी मां ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थीं। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वो हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप ये भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि पॉइंट 1 विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। पॉइंट 2 देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। पॉइंट 3 निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। पॉइंट 4 वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। पृष्ठ संख्या 70 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की ये दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त हैं जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है।
कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे समूहन बचत एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड से घिरे थे। उद्योग बाजार संबंध। चित्र संख्या 6.1 में उद्योग बाजार संबंध को दिखाया गया है, जिसमें निवेश, कच्चा माल तथा उसके घटक, उत्पादन घटक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना ये उत्पादन घटक हैं, जिनको परिवहन के माध्यम से कारखानों तक ले जाया जाता है। वहां तैयार माल यानी उत्पाद होता है। तैयार माल को परिवहन के माध्यम से बाजार तक ले जाया जाता है। इससे हमें पूंजी प्राप्त होती है तथा इसे हम पुनः निवेश करते हैं। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। चित्र संख्या 6.2। चित्र संख्या 6.2 में उद्योग की आदर्श अवस्थिति को दर्शाया गया है। सबसे पहले उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उसके बाद उत्पादन के वितरण की लागत, तत्पश्चात उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय और अंत में उस स्थान पर उत्पादन की लागत। पृष्ठ संख्या 71। उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। पॉइंट 1, कृषि आधारित, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। पॉइंट 2, खनिज आधारित, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर। पॉइंट 1, आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। पॉइंट 2, उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर। पॉइंट 1, एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। ये निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। ये निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। अगर किसी उद्योग में ये निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसे बृहत उद्योग कहा जाएगा। स्वामित्व के आधार पर। पॉइंट 1, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL, सेल आदि। पॉइंट 2, निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। पॉइंट 3, संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल। पॉइंट 4, सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व
कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। पॉइंट 1, भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। पॉइंट 2, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। क्रियाकलाप, कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर इनको 2 वर्गों में विभाजित करें। तेल, बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियां, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटर गाड़ी। पृष्ठ संख्या 72। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण 14% योगदान है। यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का ये अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। चित्र संख्या 6.3। 6.3 वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद को दर्शाता है। कच्चे रेशे से रेशा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद धुनाई कताई की जाती है, जिसके पश्चात हमें सूत प्राप्त होता है। सूत की बुनाई की जाती है, जिससे हमें कपड़ा प्राप्त होता है। रंगाई व परिष्करण करके हमें वस्त्र यानी गारमेंट्स प्राप्त होते हैं और इसके बाद वस्त्र विनिर्माण किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। पॉइंट 1, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। पॉइंट 2, यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आज देश में लगभग 1600 सूती तथा कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले हैं। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में तथा शेष सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में है। इनके अंतर्गत कई हजार छोटी इकाइयां हैं, जिनमें 4 से 10 हथकरघे हैं। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को ये जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि ये देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है।
महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया? तालिका 6.1 तालिका 6.1 भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन को दर्शाता है। इसको 3 कॉलम में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र, दूसरा कुल उत्पादन का भाग, तीसरा लुमेज। क्षेत्र कारखाने यानी मिल्स, कुल उत्पादन का भाग 6%, लुमेज 1.33 लाख। क्षेत्र विद्युत करघे, कुल उत्पादन का भाग 54.17%, लुमेज 14 लाख। क्षेत्र हथकरघे, कुल उत्पादन का भाग 23%, लुमेज, यहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। टिप्पणी, बुनाई, कटाई तथा अन्य प्रक्रमण का 90% विकेंद्रित क्षेत्र में है। यहां दिए गए आंकड़ों को पढ़ें तथा वस्त्र निर्माण में मिलों की भागीदारी को जानें। हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लुमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लुमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। पृष्ठ संख्या 73। पृष्ठ संख्या 73 में भारत में वस्त्र उद्योग को दिखाया गया है। वस्त्र उद्योग में भी कहाँ सूती वस्त्र बनते हैं, कहाँ ऊनी वस्त्र बनते हैं तथा कहाँ रेशम वस्त्र बनते हैं। आइए जानते हैं भारत में सूती वस्त्र कहाँ बनते हैं। सूती वस्त्र मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, उज्जैन, देवास, इंदौर, वडोदरा, सूरत, जलगांव, वर्धा, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई। आइए जानते हैं ऊनी वस्त्र भारत में कहाँ बनते हैं। ऊनी वस्त्र श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुड़गांव, बीकानेर, आगरा, शाहजहांपुर, ग्वालियर, मिर्जापुर, अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई और बेंगलोर। आइए जानते हैं रेशम वस्त्र भारत में कहाँ कहाँ बनते हैं। रेशम वस्त्र बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, बांकुरा, बेलगाम, कोलार, बेंगलोर और मैसूर। पृष्ठ संख्या 74। तकवों यानी स्पिंडल्स की क्षमता के रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इनमें चीन का प्रथम स्थान है, जहां इनकी संख्या वर्ष 2003-2004 के अनुसार 340 लाख है। 1980 के दशक के मध्य से कताई क्षेत्र को भरपूर महत्व दिया जा रहा है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में ये हिस्सा केवल 4% ही है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयां ही हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। ये इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है?
यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि 2004-2005 में 9,232 लाख गांठें दर्ज की गई हैं, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि हैं। पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। भारत में लगभग 70 पटसन उद्योग हैं। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिशरा में 1859 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गईं, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के ये कारण हैं: पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 2.61 लाख श्रमिकों को और जूट व मेस्टा की खेती करने वाले अन्य 40 लाख छोटे व सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया कराता है। इस उद्योग से अन्य अनेक लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। सन 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पटसन का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार, पटसन उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना था। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। पृष्ठ संख्या 75। चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? देश में 460 से अधिक चीनी मिलें हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। ये उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं: इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई यानी बैगेस का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं।
क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत बेसिक उद्योग है। एक आधारभूत यानी बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप। इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? ये याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। चित्र संख्या 6.4। 6.4 में इस्पात निर्माण प्रक्रिया को दर्शाया गया है। सबसे पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, इसके बाद झोंकदार भट्टी से लौह अयस्क का गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। इसके बाद ढलवां लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवां लोहा तैयार होता है। इसके पश्चात इस्पात कैसे बनता है, आइए बताते हैं। इस्पात बनाना। ढलवां लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। और अंत में आइए हम आपको बताते हैं धातु को कैसे आकार दिया जाता है। धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई। पृष्ठ संख्या 76। पृष्ठ संख्या 76 पर भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र, आइए जानते हैं। बोकारो, बर्नपुर, ये वो स्थान हैं जहां भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। कहां लगे हैं? दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती और सेलम। पृष्ठ संख्या 77। भारत 328 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में 9वें स्थान पर है। ये स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 32 किलोग्राम है। क्रियाकलाप। तालिका 6.2। तालिका 6.2 में भारत में कुल इस्पात उत्पादन को दर्शाया गया है। पहले कॉलम में वर्ष और दूसरे कॉलम में उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। वर्ष 1950-51 में उत्पादन 1.04, 1960-61 में उत्पादन 2.39, 1970-71 में उत्पादन 4.64, 1980-81 में उत्पादन 6.82, 1990-91 में उत्पादन 13.53, 1997-98 में उत्पादन 23.40, 2004-05 में उत्पादन 32.60, उत्पादन मिलियन टन में। दिए गए आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है? इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिसमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है
जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। चित्र संख्या 6.5। चित्र संख्या 6.5 में भारत और चीन में इस्पात उत्पादन दर्शाता है। आइए जानें चीन और भारत में उत्पादन मीट्रिक टन में किस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं वर्ष 1949 में चीन में उत्पादन 6 मीट्रिक टन, भारत में उत्पादन 1 मीट्रिक टन। 1999 में चीन में उत्पादन 130 मीट्रिक टन और भारत में 25 मीट्रिक टन। सन 2000 में चीन में उत्पादन 141 मीट्रिक टन और भारत में 26 मीट्रिक टन। सन 2001 में चीन में 174 मीट्रिक टन और भारत में 27 मीट्रिक टन। 2002 में चीन में उत्पादन 211 मीट्रिक टन, भारत में 29 मीट्रिक टन। 2003 में चीन में उत्पादन 220 मीट्रिक टन, भारत में 32 मीट्रिक टन। 2004 में चीन में उत्पादन 270 मीट्रिक टन और भारत में 32.6 मीट्रिक टन। पृष्ठ संख्या 78। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के माध्यम से बेचते हैं, जबकि टिस्को टाटा स्टील के नाम से अपने उत्पाद को स्वयं बेचती है। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। वर्ष 2004 में भारत इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी 2.25% थी। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षित परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके कई कारण हैं। क, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। ख, कम श्रमिक उत्पादकता। ग, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा घ, अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। क्रियाकलाप। क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है? चित्र संख्या 6.7। चित्र संख्या 6.7 में एल्यूमिनियम तथा अयस्क का अनुपात बताया गया है। 4 से 6 टन बॉक्साइट से हमें 2 टन एल्यूमिना प्राप्त होता है और 2 टन एल्यूमिना से हमें 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। चित्र संख्या 6.8। चित्र संख्या 6.8 में एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। बॉक्साइट, कच्चा माल, बॉक्साइट खनन। इसे हम परिवहन यानी रेल या समुद्री जहाज से ले जाते हैं। एल्यूमिना, एल्यूमिनियम शोधशाला में बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन, इनके 3 घटक हैं। पहला, प्रागालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना। दूसरा, शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक। और तीसरा, कोयला खान से पिच। अंत में क्रायोलाइट, एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। इससे हमें एल्यूमिनियम प्रगालक प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम प्रगालक हमें विद्युत से प्राप्त होता है, जिसका प्रति टन अयस्क होता है 18,600 किलोवाट। पृष्ठ संख्या 79। एल्यूमिनियम प्रगलन यानी स्मेल्टिंग। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। चित्र संख्या 6.6। चित्र संख्या 6.6 में नाल्को प्रगालक में पट्टी लेप मिल को दर्शाया गया है।
देश में 8 एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र हैं जो उड़ीसा में स्थित नालको व बाल्को हैं। इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। वर्ष 2004 में भारत में 6,000 लाख टन से अधिक एल्यूमीनियम का उत्पादन किया गया। प्रगालकों यानी स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्यूमीनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं: नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। क्रियाकलाप: एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्यूमीनियम के बर्तन यानी सॉस पैन निर्मित करता है। यह प्रगालकों से एल्यूमीनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। नंबर 1 क कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों? ख परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों? नंबर 2 क्या आप जानते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों? रसायन उद्योग: भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। ये उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश यानी कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाएं। उर्वरक उद्योग: उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक यानी डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटाशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 57 उर्वरक इकाइयां हैं जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करती हैं। 29 इकाइयां यूरिया उत्पादन तथा 9 इकाइयां उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं तथा 68 अन्य लघु इकाइयां मात्र सुपर फॉस्फेट का उत्पादन करती हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम यानी FCI गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। हरित क्रांति के पश्चात ये उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक हैं। सीमेंट उद्योग: निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है।
इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहां से इसे खाड़ी देशों के बाजार की उपलब्धता है। क्रियाकलाप। सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहां पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी? क्रियाकलाप। भारत में ये उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है? उनके नाम बताएं। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। सन 1989 से मूल्य व वितरण में नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीतिगत सुधारों से सीमेंट उद्योग ने क्षमता, प्रक्रिया व प्रौद्योगिकी व उत्पादन में अत्यधिक तरक्की की है। अब देश में 128 बड़े संयंत्र तथा 332 छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। भारत में विविध प्रकार के सीमेंटों का उत्पादन किया जाता है। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। ये उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। पिछले 15 से भी कम वर्षों में इस उद्योग ने अभूतपूर्व उन्नति की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से ये उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। आज इसकी 15 इकाइयां यात्री कार तथा बहुउपयोगी वाहन बनाती हैं। 9 इकाइयां व्यापारिक वाहन तथा 14 इकाइयां दोपहिया तथा तिपहिया वाहन निर्मित करती हैं। ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बंगलौर के आसपास स्थित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बंगलौर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ हैं। इसके अतिरिक्त 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार यानी हाई डाटा कम्युनिकेशन सुविधा प्रदान करते हैं। पृष्ठ संख्या 81। भारत का मानचित्र दिया गया है। भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ कहाँ हैं, आइए जानते हैं। श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, गुवाहाटी, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर और तिरुवनंतपुरम। पृष्ठ संख्या 82। इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध करवाना भी है। 31 मार्च 2005 तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या 10 लाख से अधिक थी। अगले 3 से 4 वर्षों में ये संख्या 8 गुना होने की संभावना है। ये भी अत्यंत रोचक है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों से ये उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण यानी बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। चित्र संख्या 6.9 में HCL में रूपनगर में केबल निर्माण को दर्शाना है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चित्र संख्या 6.10। चित्र संख्या 6.10 में BHEL में गैस टरबाइन रोटर का समायोजन दिखाया गया है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: क वायु, ख जल, ग भूमि, घ ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की अनुपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित
कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां यानी स्लैग हैं। तापीय प्रदूषण जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, बताएं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। पृष्ठ संख्या 83। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। क. विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। ख. जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। ग. नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। अ. यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। ब. जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। स. जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां, चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। चित्र संख्या 6.11। चित्र संख्या 6.11 में फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र दर्शाया गया है। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह यानी NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र यानी EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा
इन उपायों द्वारा संभव है। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार। ब अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। स पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। द तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह यानी ऐश पॉन्ड प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ध सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। चित्र 6.12 चित्र 6.12 में रामागुंडम संयंत्र को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 84। अभ्यास प्रश्न 1 बहुवैकल्पिक प्रश्न। 1 इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? क एल्यूमीनियम, ख चीनी, ग सीमेंट, घ पटसन। 2 इनमें से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? क हेल, ख सेल, ग टाटा स्टील, घ एमएनसीसी। 3 इनमें से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? क एल्यूमीनियम, ख सीमेंट, ग पटसन, घ स्टील। 4 इनमें से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? क स्टील, ख एल्यूमीनियम, ग इलेक्ट्रॉनिक, घ सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न संख्या 2 इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 1 विनिर्माण क्या है? 2 उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। 3 औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। 4 आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएं। प्रश्न संख्या 3 इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। 1 समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? 2 उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? 3 उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 85। क्रियाकलाप उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द दें, यानी सांकेतिक अक्षर संख्या कोष्ठक में दी गई है तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। 1 मशीनरी चलाने में प्रयुक्त सांकेतिक अक्षर पी से शुरू होता है जो 5 अक्षरों का है। 2 कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति सांकेतिक अक्षर डब्ल्यू से शुरू होता है जो 6 अक्षरों का है। 3 उत्पाद को जहां बेचा जाता है सांकेतिक अक्षर एम से शुरू होता है जो 6 अक्षरों का है। 4 वह व्यक्ति जो सामान बेचता है सांकेतिक अक्षर आर से शुरू होता है जो 8 अक्षरों का है। 5 वस्तु उत्पादन सांकेतिक अक्षर पी से शुरू होता है जो 7 अक्षरों का है। 6 निर्माण या उत्पादन सांकेतिक अक्षर एम से शुरू होता है जो 11 अक्षरों का है। 7 भूमि जल तथा वायु अवनयन सांकेतिक अक्षर पी से शुरू होता है जो 9 अक्षरों का है। प्रोजेक्ट कार्य अपने क्षेत्र के एक कृषि आधारित तथा एक खनिज आधारित उद्योग को चुनें। 1 ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? 2 विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या हैं जिनसे परिवहन लागत बढ़ती है? 3 क्या ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं? पृष्ठ संख्या 86। क्रियाकलाप यहां एक वर्ग पहेली दी गई है। क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अक्षरों को जोड़ते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। नोट पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। पहेली से संबंधित सांकेतिक प्रश्न इस प्रकार हैं। 1 वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपण उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं। 2 चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ। 3 इस रेशे को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। 4 लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं। 5
छत्तीसगढ़ में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग। 6. उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। इन सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा करें। अभी आप सुन रहे थे अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग।